नमस्कार। आज हम भारत के बहुत ही प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा आधार है एक लेख का अंश, भारत का प्रागैतिहासिक काल सिंधु से आर्यों तक। ये सामग्री एक पुस्तक से है और हमारा मकसद है कि भारत को आकार देने वाली शुरुआती सभ्यताओं और लोगों के क्रम को समझें। तो कहानी शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल से, लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक कमाल की बहुत विकसित सभ्यता थी। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी जगहों से इसके सबूत मिलते हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सभ्यता कितनी उन्नत थी। हाँ, तो आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता से बात शुरू करेंगे, फिर आर्यों के आगमन पर आएंगे, द्रविड़ और दूसरे जो मूल निवासी समूह थे उनके साथ उनका कैसा संपर्क रहा, और फिर वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म की शुरुआती जड़ों तक जाएंगे। एक काफी लंबा कालखंड है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। समय लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का जिक्र तो है ही, पर स्रोत इसकी उन्नत प्रकृति के बारे में क्या कहता है? ये क्यों इतनी खास थी? देखिए, स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि आर्यों के आने से पहले ही यहाँ बहुत ही विकसित शहरी संस्कृति थी। ये सिर्फ गांव नहीं थे। हाँ। बड़े योजनाबद्ध शहर थे, बढ़िया नक्काशी, सड़कें, नालियां। अच्छा। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि बाद में जो भी हुआ, जो सांस्कृतिक मेलजोल हुआ, वो किसी खाली जगह पर नहीं हुआ। हाँ? एक मजबूत स्थापित सभ्यता पहले से थी वहां। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इस उन्नत पृष्ठभूमि के बाद स्रोत हमें आर्यों के आगमन की तरफ ले जाता है। तो उनका यहाँ पहले से बसे लोगों से, खासकर द्रविड़ों से, सामना कैसे हुआ? हाँ, और स्रोत कहता है कि ये कोई आसान चीज नहीं थी। यहाँ जो पहले से बसे लोग थे, जैसे द्रविड़ सभ्यता के लोग, वो किसी भी लिहाज से आर्यों से कम नहीं थे। हाँ? उनकी अपनी उन्नत संस्कृति थी। तो ये जो एक सीधी सादी कहानी हम कभी कभी सुनते हैं ना, कि एक समूह आया और दूसरे पर हावी हो गया, यहाँ मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा लगता है। तो फिर इस संपर्क का नतीजा क्या निकला? स्रोत क्या बताता है, कैसे हुआ ये सब? स्रोत एक क्रमिक प्रक्रिया बताता है। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ बदल गया। शुरुआत में शायद आर्यों ने द्रविड़ों को धीरे धीरे दक्षिण की ओर धकेला, और हम देखते हैं कि द्रविड़ संस्कृति दक्षिण में लंबे समय तक खूब फली फूली। हाँ, ये तो है। लेकिन आखिरकार एक तरह का समायोजन हुआ। स्रोत के मुताबिक द्रविड़ों ने आर्यों का राजनीतिक प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। उनके बीच शादी ब्याह भी हुए, और वो उस भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन गए जिसका जिक्र लेख में है। अच्छा, यानी एक तरह का विलय हुआ समय के साथ। और सिर्फ द्रविड़ ही नहीं थे ना, स्रोत में कुछ और समूहों का भी जिक्र है, जैसे मुंडा, कोल। बिल्कुल, मुंडा, कोल, भील जैसे समूहों का भी जिक्र है। और अहम बात यह है कि उनकी भाषाएं मौन खमेर वर्ग की बताई गई हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि आर्यों के आने से पहले ही भारत की आबादी कितनी विविध थी। हाँ। कई अलग अलग भाषाएं, शायद अलग अलग संस्कृतियां, सब साथ साथ मौजूद थीं। ये एक बहुरंगी तस्वीर पेश करता है उस जमाने की। सही है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब बात आर्यों के साहित्य पर आती है। वेद, और खासकर ऋग्वेद। स्रोत में ये भी लिखा है कि कुछ विद्वान इसका रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। ये तो सिंधु सभ्यता के काफी करीब हो गया। हाँ, पर स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये कुछ विद्वानों का मत है। इस पर शायद अलग अलग राय है। लेकिन अहम बात यह है कि ऋग्वेद, चाहे वो ठीक ठीक कब लिखा गया हो, उस प्राचीन युग की सोच, उनके समाज, रीति रिवाज, इन सब की एक अनमोल झलक देता है। एक खिड़की जैसा। बिल्कुल, उस समय की दुनिया को समझने के लिए एक खिड़की। और एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत सामने लाता है कि आर्यों ने शायद कोई एक छत्र राजनीतिक एकता नहीं दी। हाँ, राजनीतिक ढांचा शायद उतना मजबूत या एकीकृत नहीं था, लेकिन स्रोत जोर देकर कहता है कि उन्होंने एक बहुत ही सुदृढ़ दर्शन और धर्म दिया, जिसे आज हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। और इसकी जो निरंतरता है, लेख के अनुसार वो लगभग 4000 साल पुरानी है। 4000 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, तो ये सांस्कृतिक प्रभाव और इसकी निरंतरता, ये शायद उनकी सबसे बड़ी देन रही, राजनीतिक एकता से भी ज्यादा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक विकसित सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आर्यों का आगमन, उनका द्रविड़ और दूसरे समूहों के साथ एक जटिल किस्म का मेलजोल, और फिर वैदिक काल और हिंदू धर्म की नींव पड़ना, ये वाकई एक बहुत ही
मिलीजुली बहुस्तरीय शुरुआत है भारत की कहानी की। निश्चित रूप से, और इसी जटिल बहुस्तरीय इतिहास को समझना जरूरी है। अलग अलग समूहों का क्या योगदान रहा, कैसे वो आपस में मिले जुले, इसको समझे बिना हम आज के भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी जड़ों और इसकी विविधता को पूरी तरह नहीं समझ सकते। सही कहा। ये कहानी किसी एक धारा से नहीं बनी है, बल्कि कई धाराओं के मिलने से बनी है। बिल्कुल। तो ये लेख जो हजारों वर्षों के मेलजोल और सांस्कृतिक लेनदेन की बात करता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो लंबा इतिहास है बातचीत का, एकीकरण का, ये इस उपमहाद्वीप में पहचान और सभ्यता के विचार के बारे में हमें क्या सिखाता है, और क्या ये नजरिया आज की चीजों को, आज के समाज को समझने में भी कुछ मदद कर सकता है। ये एक सोचने वाली बात है।